ओके, हाँ क्या ग्रेविटेशन, ठीक है, दैट इज every mass attracts every other mass due to a force called gravitational force. That is every mass in universe attracts every other mass, ठीक है, ड्यू टू अ फोर्स. उस फोर्स को क्या कहेंगे? कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे. एवरी चार्ज, अदिति, एवरी चार्ज अट्रैक्ट्स एवरी अदर चार्ज ड्यू टू ए फोर्स कॉल्ड. अरे चार्ज की बात कर रहा हूँ, तुम ग्रेविटी की बात कर रही हो. बोलो. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक. चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास की बात की जाए तो कौन सा फोर्स? मास एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. मान लो m1 मास और m2 मास है, ठीक है. दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. ये कभी रिपल नहीं करते, जबकि चार्ज आपस में क्या करते हैं बताओ? रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मास रिपेल करेगा कभी? तो इसलिए कैसे किस नेचर का है? इट इज ऑलवेज, ये कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर. इन नेचर. और इसके ऊपर न्यूटन ने एक लॉ दिया. वो कौन सा लॉ है? न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, सो लेट अस यूनिवर्सल law of gravitation. Every object in universe attracts every other object with a force. अगर मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, कोई भी m1 और m2 हैं और इनके बीच की डिस्टेंस b है, सेंटर से सेंटर तक ली जाएगी और इनके बीच की डिस्टेंस b है, तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा? जो फोर्स होगा वो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सही है? तो क्या लिखा बताइए? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two objects having mass is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to. सही है? इस चीज को लिखो. With a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. Now, तो स्नेहा इसमें अगर मास बढ़ाया जाए तो फोर्स बढ़ जाए. सही है? मून और अर्थ के बीच उतना फोर्स नहीं है जितना कि अर्थ और सन के बीच मास बढ़ गया. मास बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, किसी एक का भी बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा, और अगर इनको दूर कर दिया जाए तो क्या होगा?
बोलो, दूर कर दिया जाए अभिषेक तो क्या होगा? जो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो F है, अगर D बढ़ेगा तो F क्या होगा बताओ? कम होगा। जैसे 1/10 बड़ा होता है कि 1/100? 1/10, तो D बढ़ाते जाओ तो ये कम नहीं होता जाएगा। तो इसका मतलब है चीज, तुम मैग्नेट को भी देख लो, जब पास पास है तो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ होगा तो क्या अट्रैक्ट करेंगे? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है D के बढ़ने से फोर्स कम होगा, और M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि मास के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? रोहन, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करो जरा। बताते नहीं, अभिषेक बताओ। every object in the universe attract every other object with a force which is directly proportional to sum of their masses and सब नहीं होता है, फिर बताओ। So every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. शानवी, Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to their product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. सही। तो अब ये दो चीजें हैं, इनको एक साथ लिखो। ऊपर में m1 m2 और नीचे क्या लिख दो? d²। ठीक है। अब चूंकि ये प्रोपोर्शनल है तो पिछले चैप्टर में भी देखा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है। सो नाउ F इज इक्वल्स टू G m1 m2 by d², जहां G क्या है? Where G is universal gravitational constant, यहाँ G एक proportionality constant है। So here G is proportionality constant। वो G वाला अभी बहुत आगे आएगा, अभी वो उसका काम नहीं, ये कैपिटल G, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है जरा चेक करें। मान लो, सही है, अब ये G यहीं रखो और G की वैल्यू देखिए 6.67 है या 667? 6.67 है, 673 या 674, ठीक है। और इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसकी यूनिट देखो, G को यहीं रखो, उधर F है, d² उसके पास चला गया और m1 m2 नीचे चला गया, G वहीं रह गया। इसके बेसिस पर श्रेया जरा G की यूनिट तो बताओ। kg टू द पावर -2, जो कि ऊपर चल रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg टू द पावर -2। कितनी बात हो गई? आयुषी, G की वैल्यू बताइए विद यूनिट। बोलो, 9 से तुम्हें क्या लेना देना? 6.67 is 10 to the power -11. Newton kg पता Newton बताओ। 6.67 10 to the power -11 Newton meter square kg. सही। अब देखो, इसकी वैल्यू अगर ये दो ऑब्जेक्ट पानी में हो, हवा में हो, वैक्यूम में हो तो भी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं आयुषी कि दो 1 kg के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच हवा में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है कि पानी में? बोलो आदित्य। हाँ, यही मैं बता रहा था, सुना करो, लिसनिंग पावर में कच्ची हो, अभी अभी बताया, अभी नहीं बता पा रही हो। सो इफ, ठीक है, इट डज नॉट चेंज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जब दो चीज को पानी में डाल दो तो क्या उसका मास बदल जाएगा? क्या उसके बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी? तो और जी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो इस फार्मूले में कहीं कुछ बदला क्या? नहीं बदला।
तो दिस इज द फार्मूला फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कौन सा फार्मूला है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ निष्का फार्मूला बताओ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। जी की वैल्यू बताओ। तुम बताती नहीं हो, तुम फिर वो बोल दी 9.8 तो तुम भी 9.8 लानी बोलो। 6.6 power minus 11 Newton square kg to power minus। ठीक है, चल तो इट इज यूनिवर्सल लॉ। और ये जी क्या है? जी इज कैपिटल जी क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। समझो इस चीज को। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास एट ए सेम डिस्टेंस रिमेन सेम केप्ट इन एनी मीडियम। दो ऑब्जेक्ट जो एक ही मास के हों, एक ही दूरी पर रखे हों, उनके बीच वैसा ही फोर्स लगेगा, चाहे पानी में रखो, चाहे दूध में रखो, चाहे तेल में रखो, चाहे निर्वात में वैक्यूम में रख दो, चाहे हवा में रख दो। ठीक है, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। मीडियम से मीडियम में डिपेंड करेगा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि जी की वैल्यू डज नॉट चेंज विद मीडियम। ठीक है, क्या तो जरा देखें, ये लिख भी दिया है जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ओके, अब आप मुझे कोई 3 एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताइए। इसका कहाँ यूज होता है? So the tides on the earth is due to gravitational force of moon. लक्षिता 3 एप्लीकेशंस बताओ। चलिए, मतलब इसके उपयोग क्या है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कहीं उपयोग भी है क्या? यस, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके अगले पेज पे देखो एप्लीकेशन दिए हैं। ठीक है, या इंपॉर्टेंस दिया है। अगर एप्लीकेशन ना दिया जाए, वैसे जनरली क्वेश्चन में एप्लीकेशन दिया जाता है, लेकिन अब इंपॉर्टेंस आ जाए तो भी यही लिखना, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल। अगले पेज पे देखो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहली चीज क्या है? दैट इज फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। हम अर्थ पर क्यों हैं? क्योंकि अर्थ ने हमको खींच रखा है क्या? तो इसलिए द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। नहीं तो हम जरा सा एक बार भी जिंदगी में उछलते तो धरती से बाहर निकल जाते, फिर हमको नया का हवा पानी सेब कुछ भी ना मिल पाता। दूसरी चीज, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो अर्थ के जब ठीक ऊपर मून आता है, तो आपको मालूम है अर्थ में बहुत सारा पानी भी है, तो वाटर भी तो बहुत सारा है। तो मून जब ऊपर आएगा तो क्या ये पानी ऊपर चढ़ जाएगा ग्रेविटी की वजह से? उसके वजह से हाई टाइड आते हैं। ठीक है, तो मून के यहाँ आने से भी आएगा और सन भी एक बार ऊपर आएगा, तो दिन में 2 बार टाइड आते हैं। एक बार मून के आने से टाइड आता है और एक बार हर दिन रोज 2 बार टाइड आते हैं। उसको हाई टाइड कहते हैं, 12 ओके। तो हाई टाइड, क्योंकि अभी आपके बुक में 2 सवाल हैं। लगभग जो अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, लगभग उतना ही मून और अर्थ के बीच का भी है। तो इसलिए जब वो आते हैं तो अब धरती तो खींच नहीं सकती, लेकिन पानी तो ग्रेविटी से ऊपर खींच ही सकता है। तो पानी इधर उधर का इकट्ठा होकर वहीं चला जाता है। मून जहाँ जाता है पानी वहीं जाता है, सही है। और सन भी जहाँ जाए, पानी तो उठ सकता है ना, धरती तो नहीं उठ सकती कि तुम्हारा मकान उठ जाएगा सन के आने से, इतना तो नहीं उठा सकता, उतना फोर्स नहीं। लेकिन जो वाटर है, तो वाटर वहीं वहीं उठता उठता चलेगा जहाँ जा सकता, सही है। दूसरी चीज और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज देखिए, हमारा सन, ये अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन, ध्यान दीजिए,
जब अर्थ अपनी एक्सिस पे जो चीज करती है, और ये सन है, अपनी एक्सिस पे जो करती है निष्का, उसे क्या कहते हैं? और जो सन के चारों ओर करती है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। और जो सन के चारों तरफ, समझाएंगे, जो अपनी एक्सिस पे करो तो रोटेशन है। अपनी एक्सिस पे ये रोटेट करती है। और ये देखो, ये इसके ये तीन क्या है बताइए? These are tropics of Cancer है, कैप्रिकॉर्न है। तो अब मुझे बताओ, अर्थ यहाँ है और ये है इधर पर, और ये इसकी एक्सिस है, एक यहाँ पर है और ये इसकी एक्सिस है। तो मुझे ये बताइए कि इस स्थिति में, समझ में आया? ये वाली स्थिति क्या कहलाएगी? सब चीज निष्काही बताएंगे क्या ये चीज क्या कहलाएगी? ये सन एक फोकस पर है। यहाँ दो फोकस होते हैं, इलिप्स में दो फोकस होता है, ठीक है? दो फोकस का क्या मतलब है कि मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं और दो नेल लो और दो नेल पे धागा बांधो, तो बोलो ये धागा बांध के इसे पेंसिल रखो, टाइट पकड़ो, जब तुम घुमाओगे ना तो ये पेंसिल ऐसे एक एलिप्स बनाएगी। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है तुमको? नहीं मालूम है? तो इस चीज को पता करो। दैट इज, मान लीजिए आपने ये कोई दो पेन पकड़ा, नहीं तो आप इसमें देख लें वीडियो में तो पता चल जाएगा कि इससे भी देखें, दो पेंसिल होगी, इससे करा देते हैं। ये लो, पकड़ो दो पेन। इसको इसमें भी देख लो, फिर वीडियो में देख लो। अच्छी सी बात है। देखो ये दो धागे हैं, ठीक है? अब इसको यहाँ पे आके व्योम पकड़ो, तुम पकड़ो, इन दोनों को ऐसे पकड़े रहना बस अपनी जगह, सही। अब देखो, ठीक है, थोड़ा सा और दूर यहाँ पकड़ लो, वैसे पकड़ लो बस, सही है? चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इस पर रख दिया और यहाँ आए और फिर इसके बाद, ठीक है, फिर ये जो भी है कोई बात नहीं, इसको ले लिया, धागा तो वही है, तो यहाँ ये यहाँ तक आए, फिर धागा ले लिया और फिर यहाँ से, तो क्या बन गया? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बन गई कि नहीं? तो इसके दो एक्सिस हुए कि नहीं जहाँ इसने पकड़ा हुआ था? इस चीज़ को हम वीडियो में भी देखें, सही है? तो कौन से दो जगहों पे व्योम ने पकड़ा था? एक इस जगह पे और एक किस जगह पे पकड़ा था? इस जगह पे। तो सन या तो यहाँ हो सकता है या कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। तो मैंने एक जगह सन बनाया, यहाँ भी हो सकता था लेकिन नहीं बनाया,
ठीक है, इसको इस चीज को बहुत पहले न्यूटन से भी पहले केपलर ने बता दिया था। तुम्हारा एक कॉलम पूरा केपलर का, जरा देखो, ठीक है। अभी मैं वो भी बताता हूँ, चलो दिया है ना, तो मैं केपलर की पूरी बात बता रहा हूँ। चल ओके, लाओ अभी बता रहा हूँ। Sure. Now, drawing ellipse. ये देखो, ये जो अभी व्योम ने किया है, यही वो भी कर रहे हैं। ये देखो, दो कील लेनी, एक धागा है, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल पिन हो तो फिर उठाना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? वही चीज तो वहां भी बनी थी। तो इसमें क्या हुआ, लाओ ये सब दो पिन ले लिया, उसमें रबर बैंड लगा लो, तो भी तो कर सकते हो। देखो, रबर बैंड लगा के भी कर सकते हो। ओके, ओके, इतनी बात तो तुम्हें पता चल गई कि अब देखो, जो मैं तीसरी बात लिखने चाह रहा हूं, इसमें इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो अगर सन के चारों ओर घूमे तो उसको क्या बताया निष्का ने, रिवॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, इस समय सन धरती के ज्यादा क्लोज है कि इस समय? ये जो क्लोज होता है, ये क्या अर्थ के पास है? पास होने की वजह से, और सन को क्या हीलियन कहते हैं? सन को क्या कहते हैं? हीलियन। और इस चीज को कहते हैं पेरीहीलियन। क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। क्योंकि अब हम केपलर्स लॉ भी पढ़ेंगे। और इसे क्या कहेंगे? एपहीलियन। दूर है तो कहेंगे एपहीलियन, और पास है तो क्या कहेंगे? पास से पेरीहीलियन। याद रखो बस, ठीक है। और ये क्या बताइए? एपहीलियन। कितनी बार समझा गई? अच्छा, सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया, दैट इज जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल जानते हो क्या होता है? कि यस, अर्थ है, उसके चारों तरफ सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। यही चीज बाइबल में भी लिखी है, कुरान में भी लिखी है। तो उस समय रोमन राजा थे सब, तो रोमन राजा लोग क्या करते थे? कहते थे बाइबल में तो कहा है कि धरती के चारों ओर सब लोग घूमते हैं, तुम ऐसी बात कर रहे हो, चलो तुमको फांसी दें। बात समझ आ गई? फिर बाद में ये पता लगा, नहीं, हम लोग जियोसेंट्रिक नहीं है। सेंटर में कौन है बताओ? सन। इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल। अगर सन सेंटर में तो क्या कहेंगे? हीलियोसेंट्रिक। और अगर कोई कहने धरती के साथ चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं तो जियोसेंट्रिक। ठीक है, हमारा मॉडल इज हीलियोसेंट्रिक। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी पलक आपसे, जब हम पेरीहीलियन में हैं तो भारत में गर्मी है कि जब एपहीलियन में है तब? पेरीहीलियन। क्योंकि जब हम पेरीहीलियन में हैं उस समय, वैसे ये रेशो बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। तुम ये ना सोचो कि ये 5 है इसलिए गर्मी है, इस वजह से नहीं है। क्योंकि अगर ये 99.8 है तो ये 100 है। सिर्फ इतने का ही अंतर है जो इसकी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। तुम अगर नियरली देखोगे तो तुम्हें लगेगा भी नहीं कि ऑर्बिट है। समझ आई बात कि नहीं? 99.8 यानी 0.2 का डिफरेंस है इस एक्सिस में। ऐसे मैंने बहुत बड़ा बना दिया ना, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बताया कि पेरीहीलियन में क्यों गर्मी है भारत में? क्योंकि पलक का कहना है कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ किसमें बोलो? कैंसर में है। और इस स्थिति में चूंकि धरती 22.5 डिग्री झुकी हुई है तो यहाँ सीधी रेखा यहाँ पड़ रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग अभी नदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही है, और यहाँ पे कहाँ पड़ रही बताओ? इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना दूं तो क्या सदन में सीधी ना पड़ेगी? यहाँ तो तिरछी पड़ रही है। So when we are at aphelion, then the sun rays are, it is inclined. However, when we are at
perihelion, then it falls straight to us. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो that's why, तो क्या ये कह देना ठीक रहेगा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से तो दिन रात होते हैं, खैर उसमें इसका ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं, रोटेशन में क्या ग्रेविटेशन का रोल, लेकिन क्या इसके चारों तरफ घूमने से मौसम बदलते हैं? तो हम कह सकते हैं कि सीजनल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन किस वजह से होता है बताओ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो तीसरी बात क्या होगी बताइए? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तीसरी बात हो गई। प्लैनेट लिख लो। मोशंस ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड सन। चलिए, और चौथी चीज क्या है? द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। ये तुम्हें बात समझ में आई आयुषी कि दो वजहों से टाइड आते हैं। कभी कभी मून आ जाता है हमारे टॉप पे दिन में एक बार, और एक बार दिन में सन आ जाता है। रात में मून आ जाता है, दिन में सन आ जाता है। दैट इज टाइड्स ड्यू टू मून। साथ में आ गए। ऐसा भी हो जाता है, मून और सन साथ में भी आ जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि इसको क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। ऐसा भी तो होता है। यहाँ सन है, वो चीज अलग बात है, ये सन है और यहाँ पे मून आ गया और ये अर्थ है, तो क्या होगा बोलो? जो सन रेज हैं, इतना सन इतनी जगह पे नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? तो यहाँ के लोग क्या सन को देख पाएंगे? अगर बीच में मून आ गया तो थोड़ी देर के लिए, जब तक मून चला जाएगा, 2 मिनट के लिए आता है, फिर तो चक्कर मार रहा है ना, तो 2 मिनट के लिए यहाँ के लोगों को सन नहीं दिखाई पड़ेगा, इतनी जगह पे अंधेरा हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे बताओ? सूर्य ग्रहण। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अगर कभी होता है तो सूर्य ग्रहण। चलो, ओके, नाउ फोर इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक ठीक बताओ, जो लिखना है वही बताओ। और जसमिता, चलो बताओ कैसे लिखा वैसे। फार्मूला बताओ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। राइट, कोई बात नहीं, मत बताओ, कभी ना कभी तो बताओगी। चलो, अब देखो, इतनी बात हो गई। ये बताओ, 2 मास हैं, वाटर में रखें और एयर में, जसमिता, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? हैं? दोनों ज्यादा लगेगा। चलिए, ओके, इतनी बात हो गई। आगे की बात देखिए, हमने एप्लीकेशंस देख लिए, ठीक है। नाउ ये बताइए, ओके, इसमें एक और भी बात दी गई है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट फोर्स, ठीक है, जो क्या करता है? विच मेक्स अर्थ टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसी को इन्होंने कहा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी मान लीजिए कि अगर ये देखो, किसी चीज को ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमना है, ये देखो, एक तुम्हारी बुक पे डायग्राम बना हुआ है सर्कुलर पाथ का, ये अर्थ है। अच्छा, ये बताओ, जिस समय सन और अर्थ आपस में, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है,
अर्थ सन पर एक्शन फोर्स लगाती है तो सन भी अर्थ पर रिएक्शन फोर्स लगाता है और दोनों फोर्सेस इक्वल है। जिस फोर्स से देख लो ये जो अर्थ है ये सन को अट्रैक्ट करती है, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इतनी बात समझ आ गई? कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगता शानवी कि अगर ये सन है तो अर्थ इतनी बड़ी होगी? नहीं लगता? और छोटी हो सकती है, और छोटी। अब तो ठीक लग रहा है, ठीक है? बताओ हाँ या नहीं? ठीक है, ये सही है। शानवी तो टैलेंटेड निकली। अब देखो अर्थ इज वेरी स्मॉल, तो बताओ अर्थ सन पे ज्यादा फोर्स लगाती होगी कि सन अर्थ पर? इक्वल, क्योंकि ये जो फोर्स है उसमें दोनों मास का मल्टीप्लाइड है। वही फोर्स F on 1/2, इट इज F on 2/1। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्स, अगर तुम टकरा जाओ हर्षिता से और हर्षिता कहे तुम मुझसे ज्यादा तेज टकराई, हम तो हल्के से टकराए थे बड़े, तो ये झूठ बोल रही है, ये न्यूटन के नियम का उल्लंघन कर रही है। अगर दो लोगों में टक्कर होती है तो ट्रक और कार में टक्कर हो तो जितनी तेजी से ट्रक कार से टकराई उतनी तेजी से कार भी ट्रक से टकराई। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग नहीं हो सकते। समझ में आई बात कि नहीं? सो वॉट एवर फोर्स बाय विच सन अट्रैक्ट्स अर्थ विद द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स सन। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए now how many earths can accommodate in sun? ये देखो मान लीजिए कि The moon. कितने मून आ जाएंगे अर्थ पर? इसको लगता है 16 मून आ जाएंगी कि नहीं और ज्यादा? ये अर्थ है। The Earth. How many moons fit in Earth? 1/4 इसका डायमीटर है। देखो अभी मून आने लग गया। अरे बहुत ज्यादा ही आती जा रही है। 15 मून्स आ गए। 50 moons. अब देखो The Earth is significantly larger than the moon, so around 50 moons would fit in the अभी Earth. काफी जगह बच भी The गई। volume of the Earth is 260 billion cubic miles. वो भी हम लोग देख लेंगे। अब आगे देखो अब अर्थ है किसकी तरफ चल रही है? ये किसमें गई? The Neptune. नेपच्यून में न देखें। Diameter of 34,503 miles, 55,528 kilometers. Its volume is 57.7. यूरेनस से भी नहीं लेना है आपको ज्यादा। Your इसमें भी बहुत सारी अर्थ आ जाएगी। सबसे बड़ा तो जुपिटर है, जुपिटर में ही बहुत आ जाएगी। how many Earths fit in Jupiter? जुपिटर में तो बहुत आ जाएगी। 1,300 Earth. सन The में कितने sun. हैं? How many Earths fit in Sun? कितनी अर्थ हो गई? सात लाख हो गई ना? 1.3 million Earths. Our Sun is a medium-sized star with a radius of about है ना? 1 करोड़ तो हो ही गई होगी। कितनी हो गई? 1.3 million Earths. Our Sun is a medium-sized star with a radius of about इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ 435. गई। अब हम देखेंगे कि दैट इज जो भी ये फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलोज दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, एक तुम्हारे में जो पहला डायग्राम बना है वो क्या दिखाता है? इसका मतलब है अगर मान लीजिए ये देखो अर्थ ऐसे जा रही है
और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? Fg। वैसे सन पे भी लग रहा है, दोनों एक दूसरे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो ये फोर्स ना लगे तो अर्थ क्या सीधा निकल जाएगी? यही पहला देखो टेंजेंट बना है तुम्हारी बुक में, तो इससे क्या पता चलता है कि इफ एट द मोमेंट that is Fg stops working between sun and earth, the earth will go tangentially out of the orbit। ये ऐसे निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? फिर लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन लग जाएगा ना। इसको क्या कहते हैं? किसी भी पॉइंट पर एक टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। सो एट द मोमेंट, देखो एट द मोमेंट gravitational force stop working किसके किसके बीच? between planet and star या अर्थ एंड सन। अर्थ एक प्लेनेट है और स्टार कौन है? सन। अगर इनके बीच में फोर्स न लगे तो क्या होगा? then earth no more revolve around sun and it will leave। ये क्या कर देगी बोलो? लीव ऑर्बिट या सोलर सिस्टम को टेंजेंशियली। इट विल लीव एंड टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ। कहाँ चली जाएगी बताओ? यहाँ नहीं चली जाएगी। एंड लीव ऑर्बिट एंड टेंजेंशियली गो इन स्ट्रेट लाइन। इससे क्या पता चलता है? देखो अर्थ ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तभी ये जैसे कोई सीधा जाए और इधर पर फोर्स लगे, फोर्स इधर लग रहा है तो ये इधर जाने लगी, फिर सन ने अपनी ओर फोर्स लगाया, फिर इधर गए, फिर इधर फोर्स लगाया, सीधा जाती है लेकिन इसको ये इधर कर देता है, तो हमेशा इस पर एक सेंटर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो इसकी वजह से द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, it is called centripetal force। It makes any body to move in a circular path, hence this path is a uniform circular motion। okay, so force या Fg acting on, आगे चल के आपको ये भी बताया जाएगा जो इलेक्ट्रिकल मोशन ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है, अगली क्लास में है, लेकिन फिर भी अभी तो इतना ही से काम चला रहे। Fg एक्टिंग, जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, एक्टिंग ऑन अर्थ, ये किसके परपेंडिकुलर है रोहन? इट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ अर्थ। तो कभी भी जो फोर्स परपेंडिकुलर है उसे कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल, दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एनी सेंट्रीपिटल फोर्स, चाहे तो ग्रेविटेशनल हो या फिर श्रेया ने जो थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या करता है? किसी चीज को किसमें घुमाता है? चक्कर में घुमाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, और अर्थ का सन के चारों ओर घूमना वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या तुम मुझे बताओगे शानवी, ये मून का सन के चारों तरफ घूमना ये किस वजह से है? सही है, तो लिखो Fg एक्टिंग ऑन अर्थ इज, ये कैसा है? ऑलवेज सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का क्या मतलब होता है? सेंटर सीकिंग, ये सेंटर की ओर है। सो बुक में देखो लिखा है, कहीं पढ़ लो, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्ड की है। सो इट इज कॉल्ड सेंट्री, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है लक्षिता, उसकी वजह से स्पीड कभी नहीं बढ़ती है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है ना, वो कोई एक्सीलरेशन तो दे नहीं पाएगा, डायरेक्शन को बदल पाएगा। सो अर्थ मूव्स अराउंड सन इन यूनिफॉर्म स्पीड। सो अर्थ मूव्स अराउंड सन इन, कैसे पाथ में? ठीक है, अराउंड सन इन यूनिफॉर्म स्पीड। एक चीज और देख लो, अब हमने एक और बात की, मैं भी कंफर्म कर लेता हूं आपके साथ साथ। रेशियो ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ
ऑर्बिट ऑफ अर्थ, इसका रेशो देख लो कितना है, मुझे तो लगता है कि लगभग बराबर ही होगा, लगभग इन्होंने तो कहा 1:1 ही, हिंदी में दे दिया। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ एपहीलियन एंड पेरिहीलियन, दोनों का डिस्टेंस देख लो, उससे भी पता चल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन है, तो एपहीलियन पर ये 5 है, 5 मिलियन है, तो दैट इज फ्रॉम द वायलेट पेरिहीलियन। एक जगह 152 मिलियन है और एक जगह 147 मिलियन, थोड़ा सा फर्क है, ओके, ज्यादा अंतर नहीं है। 152 और 147 में कितना अंतर है? 5 मिलियन का, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा। ओके, अब जरा देखो, इतनी बात तुमको पता चल गई कि आगे देखते हैं। नई बुक में कैपिटल लॉ दिया है क्या? बता दिया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 9.1 देखो, अगली क्लास के लिए। ओके, सन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो रिवोल्यूशन है, इट इज इलिप्टिकल। कैसी है बोलो? इलिप्स का क्या मतलब होता है? दीर्घवृत्त, ऐसी है। एंड सन इज लोकेटेड एट आइदर ऑफ इट्स फोकाई। इसमें दो फोकस हैं, एक F1 फोकस है और एक कौन सा है? F2। और सन इनमें से किसी एक फोकस पर है। समझ में आ गई बात? इतना ही है केपलर्स लॉ, समझ में आ गई बात? देखो, तो लिखिए कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का क्या मतलब है? ओवल शेप में, अंडाकार है, ओवल, ठीक है। इट हैज 2 फोकाई, इसके 2 फोकस हैं। एंड ये देखिए, एंड सन इज लोकेटेड किस पर है? एट वन ऑफ इट्स फोकाई, फोकस। सन इसके फोकस पर है। इतनी बात समझ आई? अगर तुम व्योम से या और जानकार लोगों से पूछोगे तो ये और इसके बारे में भी बता देंगे। जैसे व्योम से पूछने में बताएंगे, व्योम से मैं पूछूं कि जब धरती इसके पास है तब तेजी से चलेगी कि जब दूर है तब तेजी से चलेगी, कि एक ही जैसी स्पीड से चलेगी? इन्होंने ये भी केपलर ने बताया। किसने बताया? केपलर्स लॉ। केपलर ने बताया कि ये टी टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगी। तो अगर पास में है तो इसे ज्यादा तेजी से चलना पड़ेगा, पास है तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर हम कह रहे हैं कि 2 सेकंड में वहां चले, वहां थोड़ा भी चलेगी तो 2 सेकंड में ज्यादा एरिया हो जाएगा। कोई दूर हमसे है और वो थोड़ा भी दौड़ जाए तो बड़ा एरिया नहीं हो जाएगा? यहाँ पास से कोई निकल जाए तो इतना चलेगा 2 सेकंड में, तब जाके उतना एरिया होगा। तो व्हेन अर्थ इज नियर सन it moves faster, and when earth is farther from sun it moves slower. The area, इतनी सी बात समझो, the area swept, पिछली साल था जिसके पास पुरानी बुक होगी उसमें लिखा होगा, the area swept by, ठीक है, sun, ये अर्थ, the area swept by earth around sun, it is equal in per second. Area swept by earth around sun per second is equal at all the time. 1 सेकंड में जितना एरिया स्वीप करेगी ना, so rate of area swept by earth is equal at all the points. समझ में आ गई बात? 1 सेकंड में अगर यहाँ चल रही है, 1 सेकंड में यहाँ चल रही तो इक्वल एरिया, तो यहाँ तेजी से चलना पड़ेगा ना। चलो, इतना जानने की जरूरत नहीं ना, कहीं लिखा है तो हम बस बता दिया। ओके, अब आगे देखो, एग्जाम्पल 9.1। चलिए मानसी, एक बार बस तुम मुझे फार्मूला बता दो ग्रेविटेशन का। चलो कोई बात नहीं। नाउ मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24
6, देख लो ये मास है, अब मून तो छोटा ही होगा, तो इसका मास अर्थ का कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और मून का कितना है बताओ 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। ये इससे लगभग 100 गुना हल्का है। देखो 2 की पावर का अंतर है कि नहीं, 100 गुना हल्का है। अच्छा ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? वैसे हमको मालूम है कि चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और सन हमसे कितना दूर है 14,88,00,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा भी है, कितना है बताइए इनके बीच का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, लेकिन ये तो किलोमीटर है। तो हमें इन दोनों के बीच में फोर्स पता करना है, एंड दैट फोर्स इज अबाइडेड बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चाहे तुम मून से अर्थ पर लगने वाला फोर्स निकाल लो या अर्थ से मून में, दोनों इक्वल ही हो, ठीक है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, द फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग किसके किसके बीच से यार, फाइंड द बिटवीन अर्थ एंड मून। तो दैट इज इक्वल्स टू जी नहीं बताया था मानसी ने, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून और डिवाइडेड बाय दैट इज जी स्क्वायर। जस्मिता वैल्यू प्लेस करो, इसको पहले बदलो, जस्मिता है ही नहीं, हाँ बोलो, इसको बदलिए, ये 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, किलोमीटर को बदलो 1 किलोमीटर, सही है। तो लिखोगी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को क्या लिखोगी, दैट इज इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000 मीटर, तो कितना हो जाएगा, सही है। आज जस्मिता वैल्यू प्रेस करो, जैसा दिया वही करना। और बस स्क्वायर ध्यान रखना, तो चला जाएगा सवाल, सही है। कितनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो ओके, नाउ 6.7 एक तरफ लो, 6.7 हो गया, 6 भी इसके साथ लिखो, 7.4 भी इसके साथ लिखो, और नीचे 3.84 दो बार लिखो क्योंकि स्क्वायर है। ऊपर के सारे पावर एक साथ लिखिए, 24, चूंकि 22 इसके साथ है तो ऐड कर दो, पावर पर पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, और 10 टू द पावर 8 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको भी दो बार लिखा, इसको भी दो बार लिखा, सही है। अब देखिए मल्टीप्लाई करो, कुछ हाँ? लो एक चीज आई गई, तो -11 तो -11 कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करो जरा आपस में, कुछ कुछ तो मुझे पता लगे, इन दोनों को करो। उसके पहले एक काम और करो, पहले मल्टीप्लाई मत करो। देखो एक नई चीज बिश्नोई, एक डिजिट पहले है, एक डिजिट पहले, अगर मैं ये 2 हटा दूं तो क्या यहाँ के भी 2 डिजिट हट जाएंगे? 2 नीचे से हटाए, राइट से काउंट होता है, और 2 ऊपर से, इतना समझ में आ गया। अब 6 से इसको काटो, 6 से कट करो जरा,
बोलो डेसिमल नहीं बचा है यहाँ पे, 6 6 जा 36 और 24 बचा तो क्या आएगा बोलो, 6 4 जा 24, अभी आ गया। अब फिर इसको काटो, इससे कट करो जरा, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 से इसको करो, 32 हो गया। अब और कुछ नहीं कट हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अब हमारे पास ऊपर क्या क्या बचा बोलो, 67 बचा, और क्या बचा 37, 3.84 है, तो इसको क्या कर लो 384 लिखेंगे, तो क्या ऊपर 100 लिखते हैं, चेक करो, डेसिमल हटेगा तो दूसरी तरफ 100 हो जाता है ना। अब और क्या बचा बताओ, 32, ये लिख दिया, इन सबको टोटल करो, ये कितना होता है, 35. दैट इज 46 में लिखा किया आपने, 11 हटा दिया तो 10 की पावर 35, और नीचे बताओ कितना आया, 8 + 8 16, कितना हुआ बताओ, ठीक यहाँ तक सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करके बताओ, ये 10 की पावर इन दोनों को जोड़ दो 37, और नीचे कितना हुआ 16, ऊपर को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई तो जितना होना था हो गया, और तो नहीं कर सकता ना, अब ये सब तो ऐसे ऐसे नंबर है कि नहीं कर सकते, प्राइम नंबर तो कैसे कटेंगे, मल्टीप्लाई करके बताओ सीधा, 2 4 ऊपर में 2 4 7 है, नीचे भी बताइए थोड़ा, 1 2 1 2 2 पॉइंट नहीं, पॉइंट हटा दिया था, चलो 8 8 लिख दिया, सही है। बोलो अब इस 16 को भी ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, 2 4 7 9, देख लो 2 4 7 9 है, एक है, बोलो अभी वो करेंगे, एक काम और करो, सब्ट्रैक्ट कर लिया क्या, इनटू 10 की पावर सब्ट्रैक्ट करो 37 में से 16, और नीचे क्या है 1 2 2 8 8 है, तो निष्ठा ने बताया ये कितना आ रहा है 1 2 2 8 8, और इनटू 10 टू द पावर 21, देख लो 21 में से एक 1 इसको दे दो, एक दे दो, 10 दे दो इसको, फिर डिवीजन में आसानी रहेगी ना, तो 10 देने से क्या होगा बोलो, और नीचे क्या आ गया बोलो 1 2 2 8, यहाँ क्या बचा, एक 0 दे दिया इसको, अब 2 से कट कर लो, कट करो 2 से, तो 2 से कट करो तो 1 2 3 2 9 जा 18, और ये 5 आ गया, इसको भी 2 से कट करो, 6 1 4 4, अब नहीं कट हो सकता, अब क्या करो बोलो 1 2 3 9 5 अपॉन 6 1 4 4, और इनटू में कितना है, यहाँ तक आ गया। अब हम डिवाइड कर ले 6 1 4 4 और 1 2 3 9 5, जरा इससे करो, क्या ये 1 टाइम्स जाएगी, 2 टाइम्स चला जाएगा, 14 2 6 2 12 14 आएगा, ये 2 टाइम्स 6 1 4 4 नहीं आएगा, चेक करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 कर देंगे, 2 जा रहा है क्या, 2.02 जा रहा है, चेक करते हैं, ज्यादा होगा, अगर इससे ज्यादा आ जाएगा तो फिर वैसा करना पड़ेगा, 1 है 5 है और 2 है और 6, तो ज्यादा आ रहा तो 2 टाइम चला जाएगा, कितना आएगा 8 8 2 1 is 2, ये आ गया, 2 टाइम चला गया ना। अब देखो 15 है तो 7, फिर यहाँ 8 में से एक 0, फिर यहाँ क्या होगा बोलो 1 107 आ गया, डेसिमल लगाओ, अब यहाँ तक है, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लो, सही है कि नहीं, अब चला जाएगा कि अभी भी नहीं जाएगा, तो एक 0 और लगा के एक और 0 लगा, भाई डेसिमल लगा के तो एक ही 0 बढ़ा सकते हैं ना, नहीं गया तो एक और 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जा रहा है, तो 6 1 4 4, तो यहाँ 6 आ गया, 9 में से करो तो 5 आ गया, 6 में से करो तो 5 आ गया, और ये 9 में से 6 गया 3 आ गया, सही है। अब देखो
ऐसा करो, डेसिमल तो लगाई हुआ है, 0 बढ़ा दो और बोलो 6 5 जा क्या होता है, 30 तो होता ही है ना, तो 5 बार तो चला ही जाएगा। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2 12 और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। सही है, इतना आ गया। अब इसी को बुक में राउंड ऑफ करके 5 को ड्रॉप कर दे, ऐसे 2 कर दिया, तुम ये लिखना चाहिए। जो 2.01 लिखेगा उसका भी आंसर सही, गलत कोई नहीं करता। So that is 2.015 into 10 to the power 20 न्यूटन अवश्य लिख देना। ओके, चलो नाउ अब देखिए फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? If something is just released from an height, then it falls down towards earth under gravitational force या gravity। gravity से तुम क्या समझती हो? बोलो। The gravitational force of the earth. हाँ, gravitational pull of earth on any object। जैसे इस पेन पे ग्रेविटी कि जैसे हम इतना अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बोलें तो किसान कैसे बोल पाएंगे, रिक्शे वाले तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बोला गया इतना बड़ा ना बोलो, ग्रेविटी बोलो। सही है, तो अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। देखो, ग्रेविटेशनल पुल of earth on any object is called gravity। देखिए अब हम देखेंगे when ये अर्थ है और यहां से कोई चीज जस्ट तुम छोड़ दो, u 0 होना चाहिए, फेंको मत, फेंकोगे तो फ्री फॉल नहीं होगा और छोड़ दोगे तो हो सकता है, छोड़ दो तब है। सही, इसको छोड़ देना। सो इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम एन हाइट देन इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, विद इट सम एक्सीलरेशन, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब अर्थ फोर्स लगा रही तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी? भाई फोर्स लगेगा तो स्पीड तो बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स में तो ma होता है और ए तो होगा ही, तभी तो फोर्स होगा। ए होगा तो क्या उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी? अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स का मतलब तो एम ए है, तो ए होने की वजह से इसकी स्पीड 0 भी हो तो अपने आप बढ़ी कि नहीं? अपने आप ही छोड़ने से ही बढ़ गई और बढ़ती चली जा रही। तो क्या होगा बताइए? व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट देन इट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। हाँ बोलो। सर उस पे एयर का ड्रैग नहीं लगेगा? एयर का ड्रैग नहीं लगेगा? ड्रैग तो लगेगा। चलिए, when object is just released from some height, अब वो जो ड्रैग फोर्स है उसके लिए या विस्कस फोर्स के लिए आपको स्ट्रोक्स लॉ अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उसकी वैल्यू होती है 6.5 नाउ, ये अगली क्लास के ये स्ट्रोक्स लॉ की बात करें कि कितना ड्रैग लगेगा, वो ड्रैग अगले क्लास के, वेट करिए, ठीक है? ये थी खबरें, आज तक इंतजार कीजिए कल तक, तो कल आपको ये पता चली जाएगा। अभी नहीं किए क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि सर ये फ्री फॉल नहीं है, उस पर तो एक ड्रैग भी लग रहा है। सही है, बहुत सारी चीजें तुमको पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इन्होंने क्यों ऐसे बोला? इन्होंने बोला कि जब हमारे सर पर बारिश की बूंद गिरती है तो हमारे सर पर छेद नहीं होता, क्यों? इनका प्रश्न, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत कोर प्रश्न। कह रहे सर ये देखो, इन्होंने कभी कैलकुलेट किया, हमें नहीं पता, लेकिन क्या होगा? कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर हमारे बादल की बूंद है, वो गिरी
तो उसे यहाँ गिरते समय अब इन्होंने क्या लगाया होगा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s की जगह इन्होंने 1000 मीटर रखा होगा। यहाँ इन्होंने देखा इसकी स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड हो गई। ये बोल रहे हैं सर आप तो बोल रहे हो फ्री फॉल होता है वो ग्रेविटी से होता है, और थोड़ी देर पहले आयुषी ने बताया था 9.8 ये एक्सीलरेशन है जो हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ा देता है। अब कोई चीज़ इतने से चल रही है तो उसकी स्पीड तो सर ये 980 हो जाएगी, और गोली की रफ्तार तो सिर्फ 200 ही होती है, वो हमारे सर पर छेद क्यों नहीं कर दे रही? बहुत बड़ा प्रश्न है इनका। लेकिन ये की खबरें आज तक इंतजार कीजिए, कल तक स्ट्रोक्स लॉ अगले क्लास में पढ़ाए जाएंगे। जो ये पूछ रहे हैं वो प्रश्न अगली क्लास का है, लेकिन कुछ लोग बाई बर्थ ही टैलेंटेड होते हैं, क्या पता। सही है, समझ, प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहे हैं बारिश की बूंद गिरे तो सर में छेद हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ कैलकुलेट कर लो ना, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। इनका प्रश्न वाजिब है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है ड्रैग फोर्स भी बढ़ता जाता है। तुम ऐसे ऐसे घुमाओ छड़ी तो क्या तुम्हें लगता है कुछ हवा ड्रैग कर रही है, और लेकिन अगर ऐसे बांस की डंडी को ऐसे करो तो साए की आवाज आती है कि नहीं? तो वो क्यों है? एज द फोर्स इंक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस ड्रैग आल्सो इंक्रीजेस। एरोप्लेन धीमे चले तो उसके जो डैने हैं दैट इज द विंग्स, दे डू नॉट टर्मर, उसमें कुछ किसी तरीके का कुछ नहीं होगा। However, when it approaches beyond a certain fixed speed, तो उसमें क्या होता है? Vigorous vibrations takes place, and ultimately these wings may chip off from it. इसमें से हट भी सकते हैं। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग भी बढ़ने लगेगा। हल्के फुल्की बैलगाड़ी में घूमो तो कहीं कुछ नहीं। अब वो अफगानी लोग चढ़ गए थे, वो जो जहाज जा रहा था ना यूएस, उसी पे बैठ गए थे। जब जहाज टेक ऑफ किया कोई उछाल के मारा उसने, सब उनको पढ़े लिखे तो थे नहीं, बोले हम भी जाएंगे। कैसे तुम चले जाओगे? जहाज पे बैठ के चले जाओगे? क्या बात समझ आ गई? तो लेकिन हमें उन सबसे क्या मतलब है? हमें तो फ्री फॉल या मुक्त पतन की अवस्था से मतलब है। सो व्हाट डज इट मीन बाय फ्री फॉल? व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, then it falls down towards earth. This condition is called free fall. It falls down towards earth. ये अर्थ पर गिरेगी। It is called, इसे फ्री फॉल कहेंगे। कितनी बात होगी? फ्री फॉल के लिए जरा देखिए, u को क्या होना चाहिए? फॉर फ्री फॉल u इज इक्वल टू 0, और s को क्या लिखोगे? h। सही है। अब देखो ये अर्थ है, अब कोई भी चीज नीचे गिरेगी तो उस पर g लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The acceleration due to gravity है यही acceleration, लेकिन अगर ग्रेविटी की वजह से है तो उसको g बोलेंगे। लिखो इस चीज को, acceleration due to gravity is called g। इसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ g कब निगेटिव होती है? निष्का इन्होंने बोल दिया सर g कहां से निगेटिव हो जाएगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसे इन्होंने बताया? वैल्यू ऑफ g इज नेवर निगेटिव। ये कभी निगेटिव, जैसा कि हम लोगों ने अभी कहते हुए सुना निष्का को, कि वैल्यू ऑफ g इज नेवर निगेटिव। ए निगेटिव हो सकती है, ए पॉजिटिव हो सकती है। ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, जी एक स्केलर क्वांटिटी। समझ आई बात? ये बस डाउनवर्ड ही होती है। जैसे मैं कहूँ वेट, वेट कभी नहीं निगेटिव होता है, क्योंकि वेट तो खुद ही डाउनवर्ड है। जिसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी गई है फिर अब उसके निगेटिव होने का सवाल ही नहीं। जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हमने फिक्स कर दिया, अब इसकी डेफिनेशन बताएंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड of a freely falling body directed towards earth is called gravitational acceleration. Rate of change of velocity during free fall
is called gravitational acceleration. सही है? चलो अब देखो, जब कोई चीज नीचे आ रही है, ध्यान दीजिए, एक मंजिल से बिल्डिंग से हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कोई चीज गिराई, पहले इसका यू कितना था बोलो? अच्छा, 1 सेकंड बाद अब इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पढ़ो तो जरा जी की वैल्यू। पर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? अब ये 9.8 हो जाएगा 1 सेकंड बाद। फिर 1 सेकंड बाद और बताओ कितना बढ़ जाएगा? 1 सेकंड और गिरा तो इसमें फिर 9.8 बढ़ जाएगा। दैट इज 9.8 जोड़ो 19.6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड और गिरा तो दैट इज 27 ना, 29 पॉइंट्स कितना हो जाएगा? 19.6 में 9.8 जोड़ो, 9 दूनी 18 19, 29.4। ये बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब बहुत अगर कोई चीज थोड़े ऊंचाई से गिरे तब उतनी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं यहाँ गिरा, कहीं मैं मरा कुछ नहीं, और मैं यही 50 मंजिल से गिरा होता तो मेरा सर नारियल की तरह फूट जाएगा, होता कि नहीं? सो इफ, इसका मतलब क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली तो पर सेकेंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब ये पर सेकेंड, ड्यूरिंग फ्री फॉल इज कॉल्ड, सही है देखो इस चीज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल के दौरान जो इसकी रेट ऑफ चेंज है इस कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इट इज एक्सप्रेस्ड एज जी, it is always positive and directed श्रावणी, कहाँ डायरेक्टेड है बोलो? ये तो अच्छा बता रही थी, जो बहुत प्रिसाइजली बताया। बोली ये जो डायरेक्टेड है, कोई चीज गिर रही है, अगर ये चीज है इसको छोड़ दो तो क्या ये यहाँ गिरेगी, श्रावणी की नहीं गिरेगी? बताओ। बोले नो सर, इट विल फॉल टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तुम्हें सेंटर ऑफ अर्थ का पता लगाना है, क्योंकि इसके सेंटर से इसके सेंटर, ये सेंट्रल फोर्स है भाई। दो चीजों को छोड़ दो, सन और ये बोलो सन है और ये अर्थ है। अगर ये किसी भी क्षण घूमना बंद कर दे तो अर्थ का क्या होगा बोलो? सन के अंदर चली जाएगी सेंटर की। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये पेन कहाँ गिर रहा है? सेंटर की ओर। लाइन ज्वाइनिंग पेन टू सेंटर, उधर ही जा रहा है, इधर उधर नहीं जाएगा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बहुत लोग तो 9 के बच्चे जानते ही नहीं जिन्होंने बोल दिया दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये धरती के केंद्र की ओर उन्मुख है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और बाकी चीज निष्ठा ने बता दी। निष्ठा ने हमें क्या बताया? Now Nishka says that G is never negative, sir. इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जरा चेक करें what she says। इनका कहना है, देख लो, कि अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो क्या ये एक तरीके का एक्सीलरेशन है? अगर एक्सीलरेशन है तो ए को जी कहा जाए, सही है? ये ए जी है, और ये अगर ऊपर से गिर रहा है तो यू क्या है? 0। और इस हाइट को एस ना कहा जाए, इसे एच कहा जाए। तो अब मैं सारी चीजों को अमेंड करूंगा ड्यूरिंग फ्री फॉल। ये ड्यूरिंग फ्री फॉल है, और ये इफ समथिंग इज थ्रोन अपवर्ड, दो अलग अलग चीजें। तो बोलो v इज इक्वल टू u प्लस 80। आर सीता इसको बदलो,
क्या क्या लिखें बोलो? बहुत बड़ी बात, इन्होंने v इज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो पहली इक्वेशन इन्होंने अमेंड कर दी। हर्षिता एक और करवाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेरी गुड, h इज इक्वल टू 0t और प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड भी बताओ। ये सारी इक्वेशन यहाँ पर तीनों यहाँ लिखी हैं और इनके अमेंडमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे तीनों लिखेंगे नहीं, इसीलिए अब फ्री फॉर्म में वो चीज़ ये है, पुरानी बुक में उनका वो भी दिया गया होगा लेकिन अब हटा दिया गया। चलो तीसरी चीज, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको भी अमेंड करिए। v स्क्वायर माइनस 0 से दैट इज 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, नाउ इफ ऑब्जेक्ट व्योम इट इज थ्रोन अपवर्ड, अगर इसे ऊपर फेंका जाए तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जाएगी तो क्या उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? तो होगी, तो u तो होगा और इसमें a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? मयंक, अभिषेक, यस, इन्होंने कह दिया माइनस जी, क्योंकि जी तो निगेटिव नहीं हो सकता। जब ऊपर फेंको तो a को माइनस जी लिखो, जब नीचे आए तो a को g लिखो। g हमेशा 9.8 है, अपनी तरफ से तुम्हें निगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है, समझ आया? g तो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स अर्थ की ओर, उसे तो किसी चीज से लेना नहीं है, समझ आई? अब देखो इसलिए क्योंकि जो आपका मोशन है वो अपोजिट टू फोर्स, g इज इक्वल टू माइनस से, अब इससे कर लो जो करना है, g इज इक्वल टू माइनस से लिख सकते हो। हाउएवर g इज पॉजिटिव, फिर से तुम देखो, अभी तुमको बताएंगे f क्या है बताओ। अगर ये क्या यहाँ पे है बताओ, ये अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ g लिखो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अर्थ, और अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्या तुम इसी को g बोलती हो? तो F इज इक्वल टू mg, और तब तक इसको वेट भी बोल देती हो क्योंकि अभी अगले पेज पे वेट बोला गया है, तो वेट किधर डायरेक्टेड होता है? टुवर्ड्स अर्थ। तो बोलो यहाँ से कहीं निगेटिव निकल के आता है? जब ये निगेटिव है ही नहीं तो जी कहाँ से निगेटिव हो जाएगा? बोलो, बात समझ आ गई? इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है, कंडीशन क्या है? दैट इज अगर फोर्स अप्लाई किया जाए मोशन के अगेंस्ट में, चीज इधर जा रही है, फोर्स तुम इधर खींचो तो ये रिटार्डेशन। तो आप चीज को ऊपर फेंक रहे हो और फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पिछले चक्कर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था ना, अगर आपने कोई चीज आगे जा रही है और तुम फोर्स उल्टा खींचो तो रिटार्डेशन हुआ कि नहीं? इट इज ए काइंड ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। रिटार्डेशन की वजह से, यानी व्हेन फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट इज रिटार्डेशन, इसलिए सर। तो अब जरा देखिए, हाँ, जी नेगेटिव कहीं नहीं है, जी हमेशा इससे आएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे यही 9.8 आएगा, ठीक है? जी तो उधर है और तुम फेंक रहे हो अपवर्ड, तो क्या तुमने उधर ही की ओर फेंका होता तो जी का सपोर्ट मिलता। तुम ऊपर फेंके जा रहे हो, धरती पीछे खींची जा रही है, तो ये किसका केस हुआ बोलो? तुमने चीज ऊपर फेंकी और धरती उसे नीचे खींच रही है, तो बताओ उसमें एक्सीलरेशन होगा कि रिटार्डेशन? क्या वो धीरे से रुक जाएगी, स्पीड कम होते होते रुक जाएगी, फिर अल्टीमेटली धरती की तरफ आ जाएगी। तो इसलिए यू हैव थ्रोन अपोजिट टू द फोर्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस वजह से ऐसा। तो फोर्स अगर अपोजिट लगाओगे मोशन के तो चीज रुकेगी। ये बाइक लेके आ रही है, मैं बाइक के सामने ऐसे रोकूं बाइक, तो ये रुक नहीं जाएगी। हम अपोजिट मोशन के लगाएंगे तो कोई चीज तो रुकेगी ना, वो रिटार्डेशन नहीं हो जाएगा। सही है कि नहीं?
तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ऊपर फेंकोगे तो a को माइनस जी लिखोगी बस, सही है। और अगर नहीं लिखोगी तो कहोगे देखो पेन उछाला था चले ही गया ऊपर, पता नहीं पेन क्यों उछाला। क्योंकि तुम सोचो, तुम ये सोचो कि जी ने इसे सपोर्ट कर दिया, क्या जी ऊपर जाने वाले का भी सपोर्ट कर देगा? है बच्चे, माँ ने बच्चे को गोद से उछाला, क्या उछाल दिया, मेरा बच्चा चला गया, कहाँ रिपोर्ट करे बेचारी, बता। वो उछाल नहीं खिला रही, बच्चा चला गया मुंह नून से होते हुए कहीं और, क्या तो जी उसे ले गया। अरे कौन जी ले गया भाई? जी उसे खींचेगा वही तुम्हारी गोद में फिर लौटा देगा। समझ में आ गई बात की नहीं? अगर जी ना होता तो तुमको बारिश कहाँ से मिलती? बारिश तो जी ही दे रहा है, ऊपर से पानी गिरता है, तुम्हारे ऊपर गिरता चला जाता ऊपर से। ओके, बात समझ आ गई? अब बाकी की बात जो खुद बता देंगे। हमारे पास है अपवर्ड में फेंका गया है v इज इक्वल टू u प्लस 80, बताइए। सर v यहाँ पे सर 0 हो जाएगा। v कुछ भी होगा, कहीं पर भी हो सकता है, हम ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं कह रहे, कहीं पे भी हो, यहाँ भी निकाल सकते हो चलते हुए। ये तो h मैक्स की तुम बात कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं बीच में भी होगा तो v होगा ना। अब बताओ क्या होता है? अमेंड करो इसके हिसाब से। v equals to gt। बताइए मेरा, आप बताओ। u initial velocity u u plus gt minus gt। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी ना। अब बताओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर h equals to ut plus minus half gt square। सही है, h इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि चीज ऊपर फेंकी जा रही है। दीदी बात समझ में आई कि नहीं? और ऐसा ना होता तो चीज तुम छोड़ती तो चली जाती, ऐसे तो तुम कुछ भी चीज उछालती, खेल ही ना पाता कोई, कुछ फुटबॉल ही चली जाती। बच्चे खेलते कैसे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सही है, तो इसे कैसे करेंगे बताओ जरा, निष्ठा बताओ इसे। सही है, 2 माइनस जी एच तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g। समझ में आ गई? ज्यादा समझने की बात नहीं है, बस ऊपर फेंको तो a को माइनस जी लिख दो, नीचे आइए तो तुम खुद ही समझ सकते हो। ऐसे कितनी मुश्किल हो जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएंगे, पानी तक नहीं, बस ऐसे नहीं कर सकते। चलो, दो क्वेश्चन है, दोनों हमने बता दिया। What do you mean? इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What do you mean by acceleration due to gravity? विष्णु कहीं ना समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है? तुम्हारे लिए चैप्टर नया है थोड़ा सा। So, acceleration due to gravity का क्या मतलब होता है? सेकंड क्वेश्चन देखो। पहला तो तुम समझ गए ना फ्री फॉल क्या होता है। So when some object falls, ठीक है, towards earth, किसके अंडर बोलो? अंडर ग्रेविटी। ये लिखना पड़ेगा, और दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, अंडर सिर्फ ग्रेविटी है। Then it experiences, लिख लो from certain height, experiences an acceleration of 9.8 meters per second square। शानवी सेंटेंस कंप्लीट करो। टूवर्ड्स, ये सही बात है, सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। सर वो 9.8 अप्रॉक्स होता है ना? हाँ, अब इसको भी कराएंगे कि पोल पे कितना यूरो, ये सब है बुक में। सही है, तो पोल पे 9.81 है और इक्वेटर पर 9.79 है। मतलब ये हर चीज जानते हैं। तुम दो जगह ट्यूशन पढ़ते हो क्या? ना
आगे की बात है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके तो बताएंगे, पहले एक सवाल करो। 9.8 तो 9.2 एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल 9.2 देखिए क्या कहता है। अ कार फॉल्स, ये देखो एक कार है जो इससे किसी पहाड़ी से गिर रही है। कार फॉल्स फ्रॉम ए लेज, और नीचे ऐसे मिट्टी में गिर जाएगी। तो बताओ ये कितनी देर में गिर रही है? 0.5 सेकेंड। और जी कितना बोला गया है अप्रोक्सीमेटली? अच्छा ये नीचे गिर रही है तो आप एक ही जगह जी लिख सकते हो। ओके, अगर कोई चीज गिर रही है तो ये फ्री फॉल, क्योंकि नीचे की ओर तो कोई स्पीड थोड़ी ना लगाएगा। तो यू कितना हुआ बोलो? 0। और ए को जी लिख दें, ए ही जी है जब नीचे गिर रही, और नहीं तो मैं ए को माइनस जी लिखता। चलो, तो ये बताना है हर्षिता आपको, व्हाट इज इट्स स्पीड ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग। जब ये नीचे गिरी तो नीचे गिरते समय इसकी क्या स्पीड थी जब ये स्ट्राइक की? बोलो। अभी पहले v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिख दिया, इसको अमेंड कर लो। अब रखो जो वैल्यू B is equals to 0 plus 10 into 0.5. तो कितना हो गया? जब ये टकराई तो इसकी कितनी स्पीड हो गई? हर्षित, ये आयुषी सेकंड बताओ, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बताओ। U plus V by 2. पहले चैप्टर में कराया था कि नहीं? तो u प्लस वी बाई 2 वैल्यू फिट करो। 0 plus अंतिम स्पीड क्या है फाइनल? 5. तो 5 लिखो, पहली और आखिरी लिखी जाती है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? ठीक है। थर्ड देखिए, अर्पित, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम ग्राउंड? थर्ड के लिए फार्मूला बताओ। S इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसे अमेंड कर लो, तो क्या लिख दें? S को h लिख देना, u कुछ है और इसलिए क्या लिख लो? क्योंकि नीचे गिरे तो a g है और ऊपर जाए तो a माइनस जी, बस इतना ही याद रखना है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब वैल्यू प्रिंट करिए। half into 10 into 0.5 square. अच्छा 0.5 टाइम दिया है। चलिए तो क्या हो जाएगा? ये तो 5 हो गया। 5 से 0.5 को जरा करो। 5 और 0.5 कितना होता है? 2.5 और इसमें फिर 0.5 का मल्टीप्लाई करो 125, लेकिन 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। तो h कितना हो गया? 1 पॉइंट इतना ही रखिए। ये ऑन था ना?